हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी अबाउट द टॉपिक। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो हमारा टॉपिक है फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है। आप इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी रिवीजन में बस आपको दे देना चाहता हूँ। अब जब हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ यानी खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी में हमें सबसे पहले पता क्या चलता है कि पानी की ज़रूरत तो हमें पड़ने वाली है। चाहे वो बरसात का पानी हो या फिर वो तालाब से लाया गया पानी हो, कैनल्स से लाया गया पानी हो या फिर नदी से लाया गया पानी हो, पानी की ज़रूरत हमेशा खेती बाड़ी में पड़ने ही वाली है। लेकिन सिर्फ पानी मिलने से ही काम नहीं चलने वाला है। जो पानी हमारे खेत में मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो पानी के सोर्स से पानी खेत तक आना और उसके बाद में जितनी बड़ी हमारी ज़मीन है उस पूरे ज़मीन में पानी का इवन डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी जहाँ पे जो क्रॉप्स है उन क्रॉप्स को जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इस सिस्टम को कहते हैं इरिगेशन। बेसिक चीज़ है एकदम। अब हमने आखिरी सवाल जो डिस्कस किया था वो ये था, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन एंड वाई। जब आपके पास पानी ज़्यादा ज़मीन तक पहुँचेगा तो आपकी ज़्यादा ज़मीन मॉइस्चर होल्ड करके रखेगी, और किसी भी खेतीबाड़ी की ज़मीन के लिए या वाटर टेबल्स के लिए मॉइस्चर यानी ज़मीन में मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो नेचुरल रेन इज़ वन ऑफ द वे एंड इरिगेशन दैट इज़ ह्यूमन इंटरवेंशन से उस पानी को जगह तक पहुंचाना। ये दो तरीके होते हैं पानी का इस्तेमाल करने के। अब हमारा आंसर था कि हाँ, इरिगेशन तो बढ़ना चाहिए, यस। और इरिगेशन बढ़ने से 5 एरिया में हमने इम्पैक्ट देखा था। कौन सा था? जो हमारी खेती बाड़ी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी क्या? एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अगर इरिगेशन अच्छा करोगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है इरिगेशन का अच्छा होने से? हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम ले सकते हैं। पानी अगर हमारे पास कम है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रॉप हम ले सकते हैं। पानी ज़्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल वी हैव, है ना, उसके हिसाब से हम क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यानी एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम ले सकते हैं एक साल के अंदर। तीसरा इम्पैक्ट क्या होता है अच्छे इरिगेशन सिस्टम की वजह से? जैसे ही आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन होता है, उसकी वजह से जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें एक प्रकार की स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी किस में आती है? इकोनॉमिक कंडीशन में। इकोनॉमिक कंडीशन में स्टेबिलिटी आती है। क्यों? अब जैसे आप कोई कंपनी का उदाहरण लो, जैसे आप अगर रिलायंस की बात करते हो तो रिलायंस का केवल एक प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर सिंगल क्रॉप को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करें तो अगर कोई कंपनी या कोई किसान केवल एक ही क्रॉप लेता है तो वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी बड़े बिजनेस हाउस की बात करें, जैसे रिलायंस हो गया, टाटाज हो गए, है ना, अडानी हो गए, अडानी ग्रुप हो गया, किर्लोस्कर ग्रुप हो गया, गोदरेज ग्रुप हो गया, और भी जितने भी हैं, इनके एक प्रोडक्ट नहीं है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कभी क्या होता है, कोई प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट होता है, कोई प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। किसी प्रोडक्ट में मार्केट में उसकी डिमांड बिल्डअप होने तक लॉसेस भी होते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप में पहले बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट डेवलप होता है, सर्विसेज को डेवलप किया जाता है, फिर मार्केट में ऑफर किया जाता है। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट से लेकर मार्केट में लॉन्च होने तक जितना पीरियड है, उस सारे पीरियड में आपका टोटल एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करते हो। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है तो आपके पास 10
रेवेन्यू यानी इनकम की स्ट्रीम तैयार हो जाती है। एक प्रोडक्ट में नुकसान हो गया कोई बात नहीं, दूसरे बाकी 9 प्रोडक्ट से तो प्रॉफिट आ रहा है। 2 प्रोडक्ट में नुकसान हो गया कोई बात नहीं, बाकी 8 प्रोडक्ट से तो नुकसान आ रहा है। तो इन 8 प्रोडक्ट से तो प्रॉफिट आ रहा है। तो इन 8 प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसका यूज़ हम कर सकते हैं, जहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा उसको टर्न अराउंड करके प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो सेम लॉजिक है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे अप्लाई होता है, ये सेम लॉजिक आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी अप्लाई होता है। तो जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन होगा, तो आपका एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। कहीं पे लॉस हुआ तो कोई दूसरा क्रॉप आपका प्रॉफिट कवर कर देगा, इस तरीके से। फिर क्या होता है, तीसरा क्या होता है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब जैसे हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या आता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ये जो पानी है, वाटर है, ये हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है जो कवर होता है लैंड के अंदर, क्योंकि हमने देखा था ये हमारी ज़मीन है, अर्थ है, दिस इज अर्थ। एवरी रिसोर्सेस विच इज़ बिलो द अर्थ एंड विच इज़ अबव द अर्थ इज considered as the first factor of production, which is known as land, that means ज़मीन। तो पानी जो है ये इस लैंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस पानी को जब हम एज अ रिसोर्स ट्रीट करते हैं, जैसे हमें जीवन जीने के लिए करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, करेंसी ज़रूरी होती है। तो अगर हम पानी को एज अ करेंसी ट्रीट करें, तो खेती बाड़ी करने के लिए, कोई भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, अपने खेती के साथ साथ अगर आप पोल्ट्री भी चलाते हो, एनिमल हस्बेंड्री में जाते हो, जैसे कोई गैया पालता है, कोई भैंस पालता है, उनका दूध निकाल के पैसा कमाते हैं, उनके गोबर से पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, करेक्ट। तो ऐसी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी जो है ना, उसके मल्टीपल यूजेस है। तो इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है हमारे लिए, और इस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सस्टेनेबल मीन्स व्हाट, कोई भी व्यक्ति एक बिज़नेस जो है वो केवल 1 साल के लिए या 2 साल के लिए शुरू नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है तो उसका क्या कहना है, इस तारीख को अगर मैंने बिज़नेस शुरू किया है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक ये दुनिया है, जब तक हम जिंदा है, तब तक मेरा प्रॉफिट बिज़नेस ऐसे ही चलता रहे। ये हर एक का मोटिव होता है। तो अगर आपको लॉन्ग रन में चलना है, सक्सेसफुल होना है, तो सस्टेनेबल यानी हमारा जो ये पानी का रिसोर्स है, इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना वो सीखना पड़ेगा। कम से कम रिसोर्सेस यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम कैसे गेन कर सकते हैं, इस चीज़ के तरफ, इसे कहते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट। यानी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वो ख़त्म होने से पहले हमें इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आ गई आप लोगों को बात समझ में? तो इरिगेशन इसलिए ज़रूरी है। और इन चारों इम्पैक्ट्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी कंबाइंड इफेक्ट होता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। इरिगेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन बाय स्टिम्युलेटिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोटिंग एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टर्म बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आप कौन सी कक्षा में हो सब लोग? आज आप लोग हो कक्षा 9 में, यहाँ पर हो आप। ये है आपकी कक्षा 9। आगे समय आएगा आप कक्षा 10 में जाओगे, और 1 साल के बाद आप कक्षा 11 में जाओगे, सिमिलरली 12, उसके बाद 1, 2, 3, 4। एवरेज में हम पकड़ के चलते हैं कि आपका ये 4 साल का ग्रेजुएशन का पीरियड आने वाला है। अगर उसके बाद भी आपको सीखना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह, ये सारे एजुकेशन का किसी का कोई अंत नहीं है। लेकिन
9 से लेकर कितना साल हो गया, 1 2 3 4, और ये 4 साल ग्रेजुएशन के, 4 साल अभी आपका एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन बाकी है और 4 साल आपका हायर एजुकेशन दैट इज़ ग्रेजुएशन होगा। तो कुल मिलाकर 8 साल की पढ़ाई अभी आपको लोगों को करनी है। और अगर आपका रियली बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप लोगों को इस टर्म को बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलना पड़ेगा। एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में क्योंकि दुनिया की जो पॉपुलेशन है, ये जो हमारा अर्थ है, ये है हमारी प्यारी धरती, ठीक है। इस धरती की टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा है। तो 8 बिलियन लोगों को हमेशा खाने पीने की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो इस वजह से आप ये जो टर्म है ना, एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बहुत ध्यान से आप काम कर सकते हो। अगर आपको कभी चांस मिलता है, अगर आपके फैमिली में इस तरीके का बैकग्राउंड है और जिस भी देश में, सिटी में, स्टेट में आप रहते हो, अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कोर्स होगा तो उसे आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हो। बहुत ही ब्राइट स्कोप है इस एरिया में। पूरी दुनिया में जब जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, उन सब लोगों को फूड और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगने ही वाले हैं। तो आज के समय में क्या होता है, उतनी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, या उतना कैपिटल हम लोगों के पास नहीं है कि हम प्रॉपरली एग्रीकल्चरल सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सके, उसको इकोनॉमिकली वायबल बना सके विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो बहुत सारे एस्पेक्ट है, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट इसमें बहुत अच्छा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं, एज अ पानी अगर आपके गांव में अच्छा है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम बढ़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह तक माल ले जाने के लिए, मटेरियल ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की भी चीज़ लगेगी। तो एक एक्टिविटी अगर बूस्टअप होती है तो उससे रिलेटेड छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। तो इसे कहा जाता है रिपल इफेक्ट। यानी अगर एक छोटे से सेक्टर में आप कोई इम्पैक्ट करते हो फाइनेंशियल, तो उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, उन सारे एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। खेती अगर है तो खेती से जुड़े एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, सिल्क प्रोडक्शन, छोटे छोटे जो भी आपके एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, घी बना सकते हो आप, मक्खन बना सकते हो उससे। तो मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स, है ना, फिश फार्मिंग भी होती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसमें। तो इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम इरिगेशन कैन लीड टू हायर इनकम्स फॉर फार्मर्स, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज। तो बेसिकली एरिया कौन सा भी हो, रूरल हो या अर्बन हो, उसमें हम तीनों को, हमें ये चाहिए, कोई भी कहीं पे भी आप रहो, आपको इनकम ज़्यादा चाहिए, आपको लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, हमेशा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें ऑब्वियसली चाहिए, है ना। तो इस तरीके से एक अच्छी इरिगेशन सिस्टम का एक ओवरऑल इम्पैक्ट होता है। फिर हमने आखिरी में क्या देखा था, कंक्लूजन देखा था। ओवरऑल एक्सपांडिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इज इसेंशियल फॉर अचीविंग फूड सिक्योरिटी। आगे चल के आपको ये टर्म बहुत बार, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स बनते हो तो अगर आप नेशनल लेवल की बात करते हो तो फूड सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है किसी भी देश को। जैसे आज की तारीख में आप देखो तो जो हमारी भारत सरकार है, ये क्या कर रही है, लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है, फूड सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, कोविड-19 के बाद सारे देशों की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो गई। इट इज़ अ फैक्ट। बहुत सारे लोगों के जॉब्स ख़त्म हो गए और वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दायित्व बनता है कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, कम से कम वो भूख के मारे त्रस्त ना हो।
धीरे धीरे बाकी चीज़ें इम्प्रूव होगी, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फूड टू सर्वाइव। ठीक है, इससे अगर आपके देश में खाने पीने की कमी है तो अराजकता बड़ी आसानी से फैल सकती है, राइट्स बड़ी आसानी से हो सकते हैं, चोरी बड़ी आसानी से हो सकती है। तो फूड सिक्योरिटी नहीं है तो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपने आप बढ़ते जाती है। फिर आता है आपका पॉवर्टी रिडक्शन, कि जहाँ पे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली पॉवर्टी कम होते जाएगी। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हर बार आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना आप मॉडर्न ज़माने में, यानी आज के तारीख से आगे तक, तो आपको हमेशा ये सस्टेनेबल वर्ड बहुत दिखेगा। कोई भी आप साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कोई भी आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कोई भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये की वर्ड हमेशा मिलेगा, सस्टेनेबिलिटी। तो अभी से आप तैयारी कर लो, जब भी आप ग्रेजुएशन, यानी अभी 4 साल आपका सेकेंडरी एजुकेशन, 4 साल ग्रेजुएशन, आप फर्स्ट जॉब के लिए आपके ग्रेजुएशन के बाद एलिजिबल हो जाओगे, कोई पहले भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटी। तो 8 साल के बाद जब आप मार्केट में आने वाले हो 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन पूरा करके, तो तब तक आपको ये सस्टेनेबल और इससे रिलेटेड नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज़ किस तरीके से होता है, क्योंकि दिस इज़ द बज़वर्ड इन द मार्केट। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चरल से रिलेटेड हो, प्राइवेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, सस्टेनेबिलिटी इज़ द की वर्ड। पर्टिकुलरली इन रीजन्स प्रोन टू वाटर स्कैरसिटी एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो ये हमारा एक ओवरऑल कंक्लूजन है कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, पानी का प्रॉपर इरिगेशन होना, प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड वाटर स्कैरसिटी एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को टैकल करने के लिए हमें एक अच्छी इरिगेशन सिस्टम ज़रूरी होती है। तो ये था हमारा पिछले वीडियो का बेसिक डिस्कशन। कुछ पॉइंट्स इसमें हमारे डिस्कस करना छूट गए थे, तो मैंने आपकी रिवीजन में अभी वीडियो के शुरुआत में उसको कवर कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है उसको पढ़ने में उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो हमारा भैया मेन टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे दिमाग में एक सवाल था, जो हमारे पास ज़मीन है, मेरे पास इतनी ज़मीन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पालमपुर गांव के पास 200 हेक्टर की ज़मीन है। हमारा जो प्यारा पालमपुर है, जिसकी केस स्टडी हम देख रहे हैं, पालमपुर के पास 2 हेक्टर की ज़मीन है, दिस इज़ द लैंड, ठीक है, ये 2 हेक्टर का ज़मीन उनके पास है। इस पूरे के पूरे 2 हेक्टर की ज़मीन से वो कितना क्या क्या प्रोडक्ट्स ग्रो करते हैं, ये लोग ग्रो करते हैं जवार, बाजरा, पोटैटो, वीट, शुगर केन, ठीक है, ये 5 चीज़ें ग्रो करते हैं। अब मैं टोटल प्रोडक्शन इनका निकाल लेता हूँ। अब इसका कोई एक्चुअल डेटा से रिलेशन नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए फिगर्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुल मिलाकर, चलो ये 400 टन का कुल मिलाकर जो वज़न है इनके प्रोडक्ट्स का, 400 टन क्रिएट करते हैं ये लोग इससे। अभी ये नंबर मैंने ऐसे ही कंसिडर किया है फॉर एग्जांपल, इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, यानी ऐसा नहीं, आप ऐसा इसमें डिबेट में मत पढ़ना कि सर 200 हेक्टर में तो सिर्फ इतना ही मटेरियल क्रिएट होता नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा जो पालमपुर गांव है, ठीक है, पालमपुर के पास 200 हेक्टर्स की ज़मीन है, जो होती है इतनी। इस ज़मीन से हम प्रोडक्शन करते हैं 400 टन का फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली ये मुझे एक पता है कि ज़मीन जो है वो लिमिटेड अवेलेबल है। अब उसी ज़मीन से अगर मुझे 600 टन का प्रोडक्शन चाहिए तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये सोचने के लिए हमने पिछला टॉपिक देखा। उस पिछले टॉपिक से हमें पता चला कि एक उसका जो मेथड है, उस मेथड को कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। पहला मेथड था हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग, और मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए हमें वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ये हमने सीख लिया। अब दूसरा मुद्दा हमारे सामने आता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग अगर आपको नहीं करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है। तो अगर मल्टीपल क्रॉपिंग में आपको नहीं जाना है तो आपके पास है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये हमारा दूसरा मुद्दा है।
पहला मुद्दा मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, इससे हम अपना 400 टन का प्रोडक्शन 600 टन या जितना भी हो सकता है बढ़ा सकते हैं। और दूसरा 400 टन से 600 टन तक जाने का रास्ता आपका गुजरता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में पहला मुद्दा हमें डिस्कस करना है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स नीडेड लेस कैपिटल। तो जो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग वाला देखा था उसमें आपको जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो कम लगता है, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो ट्रेडिशनल वाला जो पहला पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। टिल द मिड 1960s द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स। ठीक है, जो हमने मिड 1960s, अब ये देखो जो डेकेड शुरू होता है 1960 से लेकर वो जाता है 1969 तक। अब जब यहाँ पे मिड 1960s ये लोग कहते हैं तो 1960 से लेकर 1969 तक मीन्स व्हाट, समवेयर अराउंड 1964-65 है ना, मिड 1960s, ये इसका मतलब हुआ। टिल द मिड 1960s द सीड यानी जो बीज हम इस्तेमाल करते थे फॉर कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स, यानी जो हमारे सीड इस्तेमाल होती थी वो ज़्यादा यील्ड नहीं देती थी, लो यील्ड सीड थे वो लोग। ठीक है, उसमें से ज़्यादा अनाज पैदा नहीं होता था, कोई भी क्रॉप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, पानी भी कम लगता था। फार्मर्स यूज्ड cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with farmers who did not have to buy them. तो बेसिक चीज़ आपको एक सिनेरियो यहाँ से पता चलता है कि जब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते थे, हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते थे। उन ट्रेडिशनल सीड्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी कम था, लो यील्डिंग था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, उनको पानी भी कम लगता था। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ होता था जिसमें काउ डंग होता था और नेचुरल मैन्योर होता था। ठीक है, कोई मार्केट में जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर पुराने समय में खेत होते थे वहाँ पर कुछ गाय भैंस इस तरीके के एनिमल्स को रखा ही जाता था और उनकी जो एक्सक्रीटा होती थी उससे, उस काउ डंग से हम अपने उससे मैन्योर बनाते थे और वो ही खेती में यूज़ होता था। तो एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम वहाँ पे आपको दिखती थी। ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विथ फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम, यानी कहीं मार्केट पे जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उतने में भी खेती होती है, बस उसमें एक ही ड्रॉबैक था कि उसका प्रोडक्शन कम होता था। ये थी आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की सिनेरियो। अब दूसरा चीज़ हमारे सामने आता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यानी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो आज के समय के फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, उनसे क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो देखो। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जिसे कहा जाता है HYV सीड्स। HYV इज़ द एक्रोनिम, यानी उसका शॉर्ट फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज़, दैट मीन्स HYV। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s। Green Revolution in 1960s. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds. यानी जो ट्रेडिशनल सीड्स थे उनके अलावा कुछ सीड्स मार्केट में आए जिनका नाम था हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। Compared to the traditional seeds, the HYV seed promised to produce much higher amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. अब आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, यहाँ पे ये लोग क्या कहने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल सीड था वो हमने ज़मीन में लगा दिया, उससे जो भी क्रॉप ऊपर आता था उसमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इतने ही
ग्रेन्स निकलते थे। तो जो मॉडर्न वाले सीड है उनको अगर आप यूज़ करोगे तो आपका क्रॉप ऐसा दिखेगा, एक ही प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूड ग्रेन्स आपके क्रिएट होंगे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इन लेट 1960s ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वहाँ पे हमारे देश के कुछ सर्टन रीजन के फार्मर्स को HYV सीड्स का यूज़ बताया गया। ठीक है, तो सेम ज़मीन पर अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। ट्रेडिशनल फार्मिंग में कैपिटल यानी पैसा कम लगता था, लेकिन अभी ये HYV सीड अगर आपको खरीदने हैं तो उस जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डेवलप किया है उससे वो खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। HYV सीड हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट्स। इनके अलावा भी आपको रिजल्ट मिलेगा HYV सीड का, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या क्या लगेगा, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी पानी बहुत लगेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी बहुत मात्रा में लगेंगे, पेस्टिसाइड्स भी आपको लगेंगे, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे खर्चा बढ़ गया, एक ज़्यादा पानी लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, 2 केमिकल फर्टिलाइज़र लगेगा, 3 पेस्टिसाइड लगेगा, 4 यानी पुराने समय में 1 2 3 4 इन 4 जगहों पे आपका खर्चा नहीं होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग में। मॉडर्न फार्मिंग करोगे तो इंस्टेंटली 4 एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे। हायर यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। सीड्स को खरीदो, इरिगेशन मीन्स अच्छी सिस्टम लगाओ, पानी ज़्यादा देर देना पड़ेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, बिल ज़्यादा आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स दो, पेस्टिसाइड्स दो, कितना हो गया, 1 2 3 4 जगहों पे आपका इंस्टेंटेनियस खर्चा हो गया अगर आप मॉडर्न फार्मिंग में जाते हो तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं लोग, फर्स्ट यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये जो लेट 1960s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो इन रीजन्स में सबसे पहले हुआ। कौन से रीजन्स है वो, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और हमारा जो पालमपुर गांव है वो भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के किसी विलेज से रिजेंबल करता है, जो हमने वीडियो के सबसे पहले पार्ट में देखा था। ठीक है जी, तो आगे की स्टोरी देखो। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। ये क्या सिग्निफाई करता है कि यहाँ की ये जो स्टेट्स है 1 2 3, मॉडर्न फार्मिंग के लिए आपको कितना खर्चा लगने वाला है, 1 2 3 4 जगह पे खर्चा लगने वाला है। दैट मीन्स पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यहाँ के किसानों के पास उस समय लेट 1960s में इनफ पैसा था टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ के किसानों के पास उस समय पैसा था, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। फिर आगे की स्टोरी क्या होती है, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट to try out modern farming methods in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seed, chemical fertilizers and pesticides in farming. उन्होंने काम शुरू कर दिया। Some of them bought farm machinery like tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yields of wheat. तो यहाँ पे कौन से क्रॉप पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मॉडर्न फार्मिंग मेथड से, वीट। जो आपका वीट यहाँ पर प्रोड्यूस होता था उसकी लेवल बढ़ के यहाँ तक हो गई, बढ़ गया प्रोडक्शन आपका। लेकिन आपको खर्चा कहाँ पे करना पड़ा उसके लिए, सबसे पहले तो आपको HYV सीड खरीदने पड़े, फिर आपको फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़े, इरिगेशन सिस्टम आपको इनफ करनी पड़ी वहाँ पे, है ना, इरिगेशन लगाना पड़ा। दैट मीन्स वहाँ पे आपका जो पाइपिंग सिस्टम होता है, जो ड्रिप इरिगेशन होता है, जो भी जिस टाइप का भी इरिगेशन होगा उस सिस्टम के लिए खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका बढ़ गया। फिर आपने क्या क्या खरीदा, फिर आप खरीदने गए ट्रैक्टर और थ्रेशर।
जिससे आपकी हार्वेस्टिंग और प्लाविंग और हार्वेस्टिंग की एक्टिविटी को आसानी हो गई। तो इतना खर्चा पहले आपको इन्वेस्टमेंट है, इतना इन्वेस्ट आपको पहले करना पड़ा टू अचीव द हाई यील्ड ऑफ वीट। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका आउटपुट क्या हुआ, तो आउटपुट हम देखेंगे ट्रेडिशनल सीड्स का पहले क्या था। इन पालमपुर, यानी अभी हम अपनी केस स्टडी पे आ गए। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 1300 kg पर हेक्टर। ठीक है भैया, 1300 kg पर हेक्टर क्रिएट होता था, प्रोड्यूस होता था हमारे पालमपुर में ट्रेडिशनल सीड्स के साथ। अब मॉडर्न सीड्स के साथ यानी HYV सीड जो है उसके साथ कितना प्रोडक्शन हुआ। विथ HYV सीड्स द यील्ड went up to 3200 kg per hectare. There was large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. यानी यहाँ पे इन्होंने हमें डेटा दे दिया। डेटा से हमें क्या पता चलता है कि शुरुआती दौर में जब हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड नहीं थी तब हमारा प्रोड्यूस था 1300 kg पर हेक्टर। ठीक है, यहाँ पे था। लेकिन जैसे ही हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड किया तो 1300 kg से वो बढ़कर हो गया 13 नहीं kg भैया, 1300 kg। 1300 kg पर हेक्टर हमारा प्रोड्यूस था। जैसे ही हमने मॉडर्न फार्मिंग यूज़ किया हमारा बढ़ गया जाके प्रोडक्शन 3200 kg। तो सरप्लस कितना हुआ हमारे पास, 1300 और 1700 कितना हुआ, 3000 और 200 यानी 1900 kg हमारे पास सरप्लस बढ़ गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करने के बाद। हमारे पास मीन्स फार्मर्स ऑफ पालमपुर, तो ये बहुत बड़ा सरप्लस था इनके पास। तो ऑब्वियसली उनके पास सरप्लस वीट होने के कारण वो मार्केट में जाके बेच सकते थे, ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न फार्मिंग में। मॉडर्न फार्मिंग से आपको ये रिज़ल्ट मिलता था और ट्रेडिशनल फार्मिंग से ये रिज़ल्ट मिलता था और मॉडर्न फार्मिंग से सेम लैंड पर ये रिज़ल्ट मिलता था। इसके लिए आपको खर्चा कम करना पड़ता था, इसके लिए आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी आएगी तो थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुझे खर्चा उतना ही करना है लेकिन आपकी प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप मेहनत करते हो, आपको 80% मिले 9th में फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 90% चाहिए तो आपको और एफ़र्ट डालना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई जितना एफ़र्ट मैंने 80% मार्क्स लाने के लिए किया उतने ही एफ़र्ट में मुझे 90% ला के दो, ऐसा तो नहीं होगा। वो एक ही इससे हो सकता है जब आप रिश्वत दोगे, है ना। तो ये बात तो गलत हो गई। तो जब भी आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से पहले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की डायग्राम आपको दी गई है आपकी किताब में, वो आप देख सकते हो। फार्म मशीनरी, डीजल, कैनल्स, इरिगेशन में क्या क्या होता है, कैनल्स होता है, पंप सेट होता है, डैम होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी इरिगेशन सिस्टम आपकी 1, 2, 3 और 4 आइटम से बनती है। उसके बाद में मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको क्या क्या लगने वाला है, पेस्टिसाइड लगने वाला है, फर्टिलाइजर्स लगने वाले हैं, HYV सीड लगने वाली है, फार्म मशीनरी और डीजल लगने वाला है। क्योंकि हवा पे तो चलेगा नहीं, उसके लिए आपको डीजल डालना पड़ेगा। तो कितने खर्चे बढ़ गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इरिगेशन सिस्टम में 7, 8, 9, 10। यानी बेसिकली आप इसमें से क्या कॉम्बिनेशन चूज़ करते हो डिपेंडिंग ऑन यू, लेकिन इतना खर्चा आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये बात बेसिक चीज़ है। तो ये आपका फिगर 1.4 है जिसमें आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा, उन्होंने आपको एक पूरा सिनेरियो बताने की कोशिश की है। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है जी। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। तो जो टॉपिक्स है उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं।
7वें टॉपिक में भी आपका क्वेश्चन, 7वां भी क्वेश्चन है आपका, वो भी आप देख सकते हो। सेम क्वेश्चंस आपके किताब में दी गई है, मैंने वही से डेटा यहाँ पे लिया है। 8वां मुद्दा हमारे पास क्या है? विल द लैंड सस्टेन वाइल यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब ये सवाल हमारे सामने क्यों आता है सस्टेनेबिलिटी का, कि ज़मीन हमारी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। क्यों ये सवाल आता है? क्योंकि इसमें आप बहुत सारा फर्टिलाइज़र डालोगे, बहुत सारा पेस्टिसाइड डालोगे, तो इसके इम्पैक्ट जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी है, क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सॉइल फर्टिलिटी कम होगी या सस्टेन कर पाएगी या बढ़ेगी। 3 सिनेरियो हमारे सामने आते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने आता है। ओवर यूज़ किसी भी रिसोर्स को हम करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। पानी का बहुत यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, तो पानी ख़त्म हो जाएगा। तो विल द लैंड सस्टेन वाइल यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने आता है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स require use of HYV seeds which require use of more water, chemical fertilizers and pesticides in order to obtain improved quantity of farm produce. This is a fact. ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, ज़्यादा पानी, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ये आपको यूज़ करना ही पड़ेगा along with HYV seed. Land is being a natural resource, it is necessary to be careful in its use. तो यहाँ पे आपको एक कॉशन दे दिया कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, जब आप उसे यूज़ करते हो तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. In many cases, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एक साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है इसके ऊपर कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट हमारे सॉइल के ऊपर पड़ा, जो हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। उसकी वजह से क्या हुआ, इन मेनी एरियाज़, हर जगह में ऐसी स्टोरी दिखी क्या? नहीं, लेकिन इन मेनी एरियाज़ scientific reports have shown that green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. तो केमिकल फर्टिलाइज़र से ग्रो किया हुआ फूड हम ह्यूमंस के लिए भी हानिकारक है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़मीन में जाते हैं तो वो ज़मीन को भी ख़राब करते हैं। ये एक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सर्टनली पता चल जाता है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड से लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होती है। दूसरा, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल्स। पानी बहुत ज़्यादा लगता है तो ऑब्वियसली पानी एक रिसोर्स है, ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका नेचुरल जो लेवल है वो कम हो जाएगा। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. The depletion of the water table due to continuous irrigation poses significant challenges for sustainable water management, agricultural productivity and ecosystem health. तो पानी का एक्सेसिव यूज़ करने से क्या क्या हुआ है? कंटिन्यूस इरीगेशन पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। कंटिन्यूस इरीगेशन यानी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से चैलेंजेस कौन से आते हैं? पहला चैलेंज आपके सामने आता है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का, दूसरा आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का, तीसरा चैलेंज आता है आपका इकोसिस्टम की ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि जो आपकी ज़मीन है, जो आपके वाटर टेबल्स होते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ करने से वो वाटर टेबल का लेवल कम होते जाता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग water conservation measures, improving irrigation efficiency and promoting sustainable groundwater management practices are essential for mitigating the negative impacts of groundwater depletion and ensuring the long-term availability of water resources. Basic चीज़ है, depletion of water is a real thing. पानी कम होता है, बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। तो दो चीज़ें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पता चल गया, एक आपके सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा पानी जो रिसोर्स है उसकी क्वांटिटी भी आपकी कम होते जाती है, दैट इज स्कैरसिटी बढ़ते जाती है। तीसरा, अब इसके ऊपर हमारा कंक्लूजन क्या है? एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी
and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो जो टर्म मैंने आपको बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्म हमने डिस्कस किया था? एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन. एग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया था. तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके इकोलॉजी पर निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं. ठीक है, दोनों चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, इकोलॉजी के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी का कोई ना कोई साइड प्रोडक्ट या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करने से उसको तकलीफ, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. तो कंक्लूजन क्या हुआ? जो भी हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स. शॉर्ट टर्म में हम इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते. अगर हमें सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर का अच्छे से मेंटेनेंस यानी इनका लेवल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें केयरफुल रहना पड़ेगा. 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आप सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं कर सकते. आपको कम से कम 20-25 साल लगते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नेचुरल तरीके से, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सॉइल फर्टिलिटी और जो ग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे का पानी होता है, वो हमारे इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल रिसोर्सेस है और उसका सस्टेनेबल यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो रिसोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल रहे, इस तरीके से हमें उनका यूज़ प्लान करना चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक चीज़ आपका आंसर हो गया. विल द लैंड सस्टेन वाइल यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? तो लैंड विल नॉट सस्टेन. उसमें चैलेंजेस कौन से? सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो सकती है, पानी ख़त्म हो सकता है. तो ये 2 मेजर चैलेंजेस जो है इनको अगर हम पॉजिटिवली एड्रेस करें, इनके सॉल्यूशन हम निकालें तो हमारा लैंड सस्टेन कर सकता है. लेकिन इररिस्पॉन्सिबली अगर हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे तो हमारी मिट्टी भी ख़राब हो जाएगी और पानी भी ख़त्म हो जाएगा. अब स्टेटस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटस ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर. अब पालमपुर की बात करते हैं कि पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसके पास कितनी ज़मीन है. पहला मुद्दा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of 450 families are landless. That is, 150 families have no land for cultivation. अब यहाँ पे बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. इस दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक के पास अपनी खुद की खेती की ज़मीन नहीं होती. तो पालमपुर का इन्होंने क्या बताया है, सेटिंग कैसा बताया कि टोटल 450 फैमिलीज़ है, उसमें से 150 फैमिलीज़ के पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं है, 300 फैमिलीज़ के पास खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है. ये वहाँ की सिचुएशन है. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन लैंड, 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस दैन 2 hectares इन साइज. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली. तो उसमें से भी अभी यहाँ पे उन्होंने डिवीज़न क्या बताया है, टोटल 450 फैमिलीज़ है. टोटल कितनी फैमिलीज़ है पालमपुर में? 450. उसमें से 300 फैमिलीज़ के पास ज़मीन है और 150 फैमिलीज़ के पास ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है. इन 300 फैमिलीज़ में से भी 240 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास स्मॉल लैंड है, कम ज़मीन है, और बाकी रिमेनिंग फैमिलीज़ के पास बड़े प्लॉट्स है. तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. ये बेसिक सिचुएशन है. ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेना. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर यानी किसके पास कितनी ज़मीन है, कौन सी किस तरीके की प्रोडक्टिविटी है, और कम ज़मीन है तो प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली कम होगा. ये सिचुएशन है. उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. इन 1960 गोबिंद वॉज अ फार्मर विथ 2.2 hectares ऑफ लार्जली अनइरीगेटेड लैंड. यानी इरीगेशन सिस्टम नहीं थी. गोविंद भाऊ के पास अपने कितना लैंड था 1960s में? 2.25 hectares उसकी ज़मीन थी और उसके पास इरीगेशन फैसिलिटी नहीं थी.
विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन, उसके 3 लड़के थे, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, तो तीनों को खेतीबाड़ी के काम में लगा के वो अपने खेतीबाड़ी का काम कंप्लीट करता था। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो दैट द फैमिली पोसेस्ड। तो खेतीबाड़ी का काम करते थे और एक उनके पास बफेलो था, जिसकी वजह से, भैंस थी बोलो या जो भी बोलो आप, उसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा मिल जाता था और वो सर्वाइव कर लेते थे। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन सर्वाइवल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सम ईयर्स आफ्टर गोविंद्स डेथ, यानी अब क्या हो गया, जो हमारे गोविंद भाऊ थे उनके 3 बच्चे थे, तो गोविंद भाऊ की उम्र हो गई और गोविंद भाऊ चल बसे अगली जर्नी के लिए, दूसरे जन्म के लिए चल बसे वो। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग दिस 3 सन्स, तो 3 जो लड़के थे उन्होंने आपस में इस 2.25 हेक्टर्स लैंड को डिवाइड कर लिया और अलग हो गए। ईच वन नाउ हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज़ ओनली 0.75 हेक्टर इन लैंड। तो अभी अगर उनके पास एक कंप्लीट बड़ा प्लॉट था तो उसके 3 हिस्से हो गए, ऑब्वियसली तीनों के पास छोटे छोटे हिस्से हो गए। इवन विथ इम्प्रूव्ड इरीगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during part of the year. यानी पूरे साल भर में वो खुद के खेती में तो काम करते ही थे, हर एक के पास 0.75 हेक्टर ज़मीन थी, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, इवन विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो इसमें कॉमन सेंस की क्या बात थी कि तीनों भाइयों ने झगड़ा नहीं करना चाहिए था और उनका कलेक्टिव ज़मीन जो है 2.25 हेक्टर्स ही रहने देना चाहिए था। और तीनों ने अपने सारे रिसोर्सेस मिला के, जब उनके पिताजी जीवित थे तब जिस तरीके से वो लोग काम करते थे, उसी तरीके से अगर तीनों भाइयों ने मिलकर एक कंबाइंड प्लॉट ऑफ लैंड में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ की होती तो उनका प्रोडक्शन डेफिनेटली बड़ा होता। तीनों के रिसोर्सेज कंबाइन होते तो एक्सपेंसेस भी कम लगते उनको, क्योंकि एक ही खेतीबाड़ी के लिए इक्विपमेंट लेना पड़ता, अब उनको 3 जगह पे परचेस करना पड़ेगा, 3 ज़मीन है तो, ठीक है। तो इसीलिए जॉइंट फैमिली का बहुत बड़ा महत्व होता है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में, आप रिसोर्सेज को पुल कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि जब आप ज़मीन का बंटवारा कर लेते हो तो आपके पास छोटी ज़मीन बच जाती है। छोटी ज़मीन में से आप कितना प्रोडक्शन कर लोगे, लिमिटेशन होता है। Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look for additional work during the part of the year. अब उनके खुद के डिसीजन की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है। अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कंबाइन रखी होती तो आज वो अपने इकोनॉमिकली स्लो ग्रोथ होती, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी होती, हालत ख़राब नहीं होती। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिक एक चीज़ उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, ठीक है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास होती है। अब यहाँ पे अब मुझे बताओ, जैसे अपने गोविंद भाऊ है, अगर उनका केवल एक ही लड़का होता तो ये पूरी की पूरी ज़मीन उसी को मिलती, बराबर। तो इन 3 लड़के जो थे इन्होंने अलग नहीं होना चाहिए था और अपनी ज़मीन को इंटैक्ट रखना चाहिए था, लेकिन फॉर सर्टन रीजंस अलग अलग हो गए, ज़मीन कम हो गई, प्रोडक्शन एरिया कम हो गया तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम हो गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर है, तो भाई जिसके पास ज़मीन नहीं है वो फार्मर कैसे हुआ, वो तो ऑब्वियसली लेबर हो गया। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो आपके किताब में बहुत सारी थोड़ी बड़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें दी है आपको भड़काने के लिए, इसमें आप अटकना मत, फैक्ट क्या है वो देखना है ना। थोड़ा सा ब्रेन वॉशिंग प्रोपेगेंडा है आपकी किताबों में, लेकिन आप ध्यान से देखना, कॉमन सेंस रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली सोचना, तब आपको सारी इकोनॉमिक्स की चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जो प्रोपेगेंडा है उसको हमें इग्नोर कर देना है, जो इकोनॉमिक्स है उसे हमें पकड़ लेना है, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें से मैंने जो प्रोपेगेंडा था वो हटा दिया है, ठीक है, केवल और केवल इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल दिया। अब यहाँ पे जो ये बता रहे हैं ना कि ये ऐसा था वैसा था, तो ये एक सहानुभूति क्रिएट करना चाहते हैं कि एक पालमपुर गांव है, वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब किसान है, हमारा अन्नदाता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है ना। इस तरीके का थोड़ा सा प्रोपेगेंडा आपको इस एग्जाम्पल से ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है आपकी किताब में, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखना है। अगर ये 3 लड़के अलग नहीं होते तो उनके पास उतनी ही ज़मीन होती। नई जनरेशन अगर अपना दिमाग लगाती बिज़नेस में, अब एग्रीकल्चर में थोड़ा अच्छा काम करती, झगड़ा नहीं करती, तो आज उनका प्रोडक्शन उसी ज़मीन से ज़्यादा होता और तीनों
बेटर कंडीशन में होते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट है, प्रोपोगेंडा भी है और एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियोज भी है। तो हमें रियल लाइफ सिनेरियोज को पकड़ना है, प्रोपोगेंडा को छोड़ देना है। आपकी इकोनॉमिक्स में किताब में ऐसे प्रोपोगेंडा भरे पड़े हैं। अब हम आते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पालमपुर में। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। अब ये जो पिक्चर है, इन्होंने आपका जो हमें एक स्टैटिस्टिक्स इन्होंने बताया था, ये जो हमारा पालमपुर है इसमें टोटल 200 हेक्टर्स का जो लैंड है वो अंडर कल्टीवेशन है, यानी खेती बाड़ी के काम में यूज़ होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ योर 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड। अब जिन लोगों के पास ज़मीन है तो आपको दिख रहा है कि कुछ लोगों के पास बड़े प्लॉट्स है ना, कुछ लोगों के पास मीडियम साइज़ प्लॉट्स हैं, कुछ लोगों के पास एकदम छोटे प्लॉट्स हैं और कुछ लोगों के पास तो बहुत ही छोटे प्लॉट्स हैं। तो अगर हम बात करें अपने गोविंद भाऊ के एग्जाम्पल की, तो जब गोविंद भाऊ हमारे ज़िंदा थे 1960s और उसके बाद भी थोड़े समय के लिए, तो ये 2.25 हेक्टर्स यानी मीडियम साइज़ उनकी ज़मीन थी। तो हम अगर एग्ज़ाम्पल में देखें तो आप कंसिडर कर सकते हो कि समझ लो ये वाली उनकी ज़मीन थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया आपका 2.25 हेक्टर्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पिताजी ऊपर जाने के बाद इंडिविजुअल लैंड कर लिया इसको, ये एक प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, ये एक प्लॉट हो गया, ये एक प्लॉट हो गया। इसमें समाज की गलती नहीं है, इसमें किसी सरकार की गलती नहीं है, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया और उनके खुद के डिसीजन की वजह से उनकी इकोनॉमिक हालत ख़राब हो गई। ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब ये लार्ज नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, छोटे छोटे प्लॉट्स है यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसे पूरे गांव में छोटे छोटे प्लॉट्स आपको स्कैटर्ड दिखेंगे, ठीक है। दीज आर कल्टिवेटेड बाय स्मॉल फार्मर्स, तो ये सारे स्मॉल फार्मर्स हो गए। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। तो बड़े प्लॉट्स कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पूरा मैक्सिमम एरिया आपको ये बड़े प्लॉट्स में दिख रहा है। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, तो ये आपके लार्ज फार्मर्स हो गए, ठीक है। ये आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स हो गए, ये वाली ज़मीन है ना, ये हो गया आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स। और ये वाला जो आपको ब्लॉक दिख रहा है छोटे छोटे प्लॉट्स एकदम, ये हो गए आपके स्मॉल फार्मर्स। बात समझ में आ गई आपको। अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़मीन खरीदते जाएगा और अपनी ज़मीन बढ़ाते जाएगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमेशा लोगों को बढ़ानी चाहिए, घटानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पालमपुर का एग्रीकल्चरल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो आप ध्यान में रख लो, टोटल कितनी फैमिलीज़ थी, 450 फैमिलीज़, यानी 2700 लोगों की पॉपुलेशन थी। अब इन 450 फैमिलीज़ के बीच में ये सारी ज़मीन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई गरीब है कोई अमीर है, अपने अपने कर्मों की वजह से, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिर आपके लिए कुछ सवाल दिए गए हैं इन्होंने, वो आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन, टॉपिक को क्लैरिटी से समझना। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो यहाँ तक जो हमारा डिस्कशन था, ये पूरा का पूरा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जो लैंड था आपका, उससे रिलेटेड सारा का सारा हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, ये आपको आपके किताब में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं कि कल्टीवेटेड एरिया कितना है, नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, है ना, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कितने हैं, मीडियम सेमी मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कितने हैं, मोर देन 2 हेक्टर ज़मीन इन लोगों के पास है, दैट मीन्स ये वाले। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आपके पास ये वाले लोग हैं, लेस देन 2 हेक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायग्राम समझ लेनी है। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है, बस उन्होंने इसी डेटा को अलग तरीके से यहाँ पे नीचे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सोर्स क्या है,
Pocket Book of Agriculture Statistics 2020 and the State of Indian Agriculture 2020, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare। तो 2020 का स्टैटिस्टिक्स है ये पूरे भारत का। ये हो गया आपके पालमपुर का डिस्कशन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये है आपके इंडिया का डेटा, भारत का डेटा है ये 2020 का। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब हम दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोगों का डिस्कशन क्या शुरू था, हम लोग टॉपिक नंबर 4 फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। फार्मिंग एक्टिविटी करने के लिए हमें पता चला कि हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है फिजिकल कैपिटल और चौथा है ह्यूमन कैपिटल। तो उसमें से ये जो लैंड वाला पोर्शन है ये हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ये जो लेबर वाला पोर्शन है अभी हम सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे फार्मिंग एक्टिविटी में, जो कि है लेबर। तो बच्चों आओ हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं लेबर के बारे में। तो अब लेबर जब की बात करते हैं हम स्मॉल फार्मर्स का स्टेटस देख लेते हैं। ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। ऑब्वियसली जिसके पास पैसा कम है वो किसी और व्यक्ति को, किसी और लेबर को हायर नहीं कर पाएगा, तो वो खुद काम करेगा और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स एलिजिबल है काम करने के लिए, कैपेबल है, उनसे वो अपने खेती में काम कराएगा। तो ये फैक्ट यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन कैसी है आपको यहाँ पे बता दिया। स्मॉल फार्मर्स के पास कैपिटल की कमी होती है, इस वजह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खेती बाड़ी में काम में लगा देते हैं। तो सारा का सारा जो लेबर होता है स्मॉल फार्म्स के ऊपर, वो पूरा का पूरा आता है उनकी फैमिली में से। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। ऑब्वियसली मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू जनरेट मोर फार्म प्रोड्यूस विच इन टर्न जनरेट मोर रेवेन्यू। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे आर एबल टू सेव एंड री इन्वेस्ट कैपिटल इन देयर फार्मिंग एक्टिविटी। मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन देखो आप, उनके पास रेवेन्यू ज़्यादा आता है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो सेविंग भी कर पाते हैं और अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। स्मॉल फार्मर्स सेव नहीं कर सकते और री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनका पूरा का पूरा पैसा कंजम्पशन, दैट मीन्स सर्वाइवल में ख़त्म हो जाता है। जितनी फार्म उनके पास है बस उतना ही वो रह सकते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन इनके पास पैसा होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये सेव भी, खर्चा करने के बाद भी सेव करते हैं और थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा री इन्वेस्ट करते हैं अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो ऑब्वियसली जब आप री इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्स्ट्रा लेबर जो है उसको हायर करके और अच्छे तरीके से अपने खेती में काम करा सकते हो। ये हो गया मीडियम। तो यहाँ पे सिचुएशन आपको बता दी स्मॉल फार्मर्स और मीडियम एंड लार्ज फार्मर की इकोनॉमी कैसे होती है। इनके पास, स्मॉल फार्मर्स के पास सेविंग और री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता, पैसे ही कम है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास ये दोनों ऑप्शन होते हैं क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, अब जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर को पैसा तो देना पड़ेगा ना, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा। तो उन वेजेस की सिचुएशन कैसी है वो देखते हैं। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो 2 जगह से लेबर आती है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो दूसरों के खेती में जाके काम करते हैं, और जो स्मॉल फैमिलीज़ होती है, जो स्मॉल फार्मर होते हैं, अपने खेत का काम निपटा के एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए और दूसरे खेतों में जाके भी काम करते हैं। तो सोर्सेस ऑफ लेबर आपके पास 2 है, जिनके पास ज़मीन नहीं है और जिनके पास छोटी ज़मीन है। तो उनका काम निपटा के वो दूसरे खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। फिर अनलाइक फार्मर्स, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer for whom they work. कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ तो क्या मैं फैक्ट्री के ऊपर या फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर मैं अपनी ओनरशिप डालूंगा? क्या नहीं, मैं वहाँ पे सिर्फ एक वर्कर हूँ।
मुझे काम करने की तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, बस उतना मेरा हक है, उतना मुझे मिलना चाहिए। तो मैं अगर कल जाके अगर अंबानी के किसी प्लांट में काम करता हूँ, बोलता हूँ भाई मैंने यहाँ पे काम किया, अब ये फैक्ट्री मेरी हो गई, इसमें जो प्रोडक्शन हो गया वो मेरा हो गया, क्योंकि मैंने काम किया, अंबानी ने तो कुछ किया नहीं। तो क्या लॉजिकल लगता है आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि अंबानी ने पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो फैक्ट्री की ओनरशिप उसके पास है, वो ज़मीन की ओनरशिप उसके पास है, वो मशीनरी की ओनरशिप उसके पास है, वो विजन उसका है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या ये सर्विस ऑफर करनी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो उस बड़ी मशीनरी में काम कर रहा हूँ। अगर मैं कल नौकरी छोड़ के चला भी जाऊँ तो मेरे जैसे 10,000 लोग भी, अगर 10 लोग भी छोड़कर चले गए रिलायंस को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 10,000 लोग बैठे जिनको रिलायंस में नौकरी करनी है, करेक्ट। तो फार्म लेबर्स का भी वैसा ही है, उनको काम करने का पैसा मिलता है, वो क्लेम नहीं डाल सकते कि भाई जितना भी तुम्हारे खेती में होगा ये सब मैंने काम किया, मैंने उगाया तो मेरा हक है। ऐसा नहीं होता, आप केवल लेबरर हो, आपको वेजेस के ऊपर पूरा अधिकार है। Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crop grown on the land. Instead, they are paid wages by the farmer to whom they work for. Wages can be in cash or kind. Example, crop. Sometimes laborers get meals also. तो जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री में आप जाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कैंटीन होता है, फूड कूपन होता है, फ्री फूड होता है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, वैसे ही जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो अपने लेबरर्स को खाना भी खिलाते हैं, उनको पैसा भी देते हैं कैश में, या फिर उनको क्रॉप भी देते थे कि भाई अगर मेरे पास 100 टन का जनरेशन हो रहा है, चल 5 टन या 1 टन तू तेरा है ना, बाकी सब मैं बेचूंगा, उसके 1 टन बेच के जितना पैसा मिलेगा वो तेरा। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशंस होती है। अब जैसे इस एग्जाम्पल को, ये काइंड वाला जो एग्जाम्पल है पेमेंट का, ये अगर हम देखेंगे तो अगर आप किसी कंपनी में सेल्स में काम करोगे, उनकी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो क्या कहता है, आपकी एक बेसिक फिक्स सैलरी होगी कि 10,000 रुपये महीना तेरे को मिलेगा। लेकिन अगर तुझे ज़्यादा पैसा कमाना है तो कंपनी क्या बोलती है कि जितना तू हमारा मटेरियल बिकवाएगा उसके ऊपर एक सर्टन परसेंटेज ऑफ कमीशन तेरा। अगर तूने 100 रुपये का माल बिकवाया तो 10 रुपये तेरे, यानी 10% कमीशन, 5% कमीशन, तो 10,000 सैलरी तो तुझे मिलेगी प्लस कमीशन। तो उससे क्या होता है, फिक्स्ड सैलरी है तो एक सिक्योरिटी आ जाती है, और एक वेरिएबल सैलरी है तो उससे मोटिवेशन आता है कि यार मैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकवाता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिले। तो इस तरीके की अलग अलग तरीके की पेमेंट की सिचुएशंस होती है, अरेंजमेंट्स होती है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज़ें होती है ये सब। वेजेस वैरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। एग्जैक्टली इसी तरीके से वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जितना काम है उतना ही पैसा मिलना चाहिए। काम और पैसा दोनों प्रपोर्शन में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम तो एकदम गधे जैसा, आप गधा मजदूरी करा रहे हो और पैसा थोड़ा सा दे रहे हो, नहीं। जितना काम कराते हो उतना पैसा दो। पैसा बढ़ रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, काम भी बढ़ेगी। अगर आप कॉर्पोरेट्स का एग्जाम्पल लेते हो तो आप अगर एक नॉर्मल रेगुलर एम्प्लॉय हो, 50,000 महीना आपकी सैलरी है, तो आपके ज़्यादा दिमाग में ये नहीं होता है। जो आपका टीम लीडर, जो आपका मैनेजर, जो आपका रीजनल मैनेजर बोलेगा बस वो करना है आपको। लेकिन अगर आपका प्रमोशन होता है, आप टीम लीडर बनते हो, आप मैनेजर बनते हो, आप CEO बनते हो, तो 4 करोड़ अगर साल की सैलरी आपको मिलती है तो मालिक बोलेगा ना भाई 4 करोड़ दे रहा हूँ, 40 करोड़ तो कमा के दे, करेक्ट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी अप्लाई होता है। पेमेंट और काम दोनों प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, जितना काम उतना पैसा। तो यहाँ पे आपको बता दिया वेजेस की हालत क्या होती है और किस तरीके की पेमेंट कंडीशंस होती है, और रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, एक्टिविटी टू एक्टिविटी पेमेंट वेरी होता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे तो एक चपरासी भी होता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन भी होता है। दोनों की सैलरी में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम अलग है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। जो चपरासी होता है उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं होता। अगर SBI में कुछ शेयर डाउन ऊपर नीचे हो गए, लोन गलत हो गया, तो डायरेक्ट किसका कॉलर पकड़ने वाले हो? चपरासी का कॉलर पकड़ेंगे कि चेयरमैन का कॉलर पकड़ेंगे? साले बता 100 करोड़ का नुकसान कैसे हो गया, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो डिपेंडिंग ऑन योर वर्क, सैलरी, वेजेस आपके वेरी करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबरर might be employed on a daily basis for one particular farm activity like harvesting or for the whole year। काम है
खेती में तो हायर करेंगे लेबर, अगर खेती में काम नहीं है तो लेबर भी हायर नहीं होगी। सेम लॉजिक अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ पेड वर्क। तो वेजेस की ये सिचुएशन है, आपके सामने है। चौथा, केस स्टडी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड लेबरर्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन दिया आपके बीता में। ये है अपने दाला भाऊ और ये है आपकी रामकली दीदी, इन दोनों के बीच का एक कॉन्वर्सेशन आपको दिया है और वही केस स्टडी आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये जो हमारे डाला भाऊ है, डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। तो डाला जो है उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, एक लेबरर हो गया, यानी उसको किसी और के यहाँ पे जाके काम करना ही पड़ेगा। अब वो डेली वेजेस के ऊपर काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तो रोज़ काम ढूंढना पड़ेगा उसको, ऐसा कोई परमानेंट फिक्स्ड सैलरी वाला काम नहीं है उसको। जहाँ पे भी काम होगा वहाँ पे जाके वो पूछता है कि ये जो लेबर होते हैं, ये लेबर को रोज़ काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये जाके अपने ठिए पे बैठ जाते हैं जहाँ पे उनकी जगह है, या फिर उनके कोई पहचान के लोग होंगे, उनसे जाके पूछते हैं कि भाई काम है, मार्केट में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर उनको बताते कि ये काम है, करेगा क्या, कितना बोलेगा, रेट बता, चलो लेबर साथ में चलती है आपके। तो इस तरीके से जनरल काम होता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ये बोला है, द मिनिमम वेजेस फॉर फार्म लेबरर्स सेट बाय गवर्नमेंट आर ₹300 पर डे। ये मार्च 2019 का रेट है। जो भी आपके फार्म लेबरर है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या रेट फिक्स किया है, 300 पर डे। बट डाला गेट्स ओनली ₹160। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. अब क्या हो गया, मार्केट में जो है लेबर का सप्लाई ज़्यादा है और लेबर की डिमांड जो है वो कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो बेसिकली प्राइस, जब आपकी डिमांड जब कम है तो आपकी प्राइस गिरेगी। तो गवर्नमेंट ने 300 रुपये का रेट फिक्स किया है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं यार गवर्नमेंट का रेट देखूँ कि यार मुझे आज 160 मिलते हैं, वो हाथ में ले लूँ, है ना, जो मिल रहा है वो भी छोड़ दूँ, झगड़ा करते बैठूँ तो मुझे काम कोई नहीं देगा। करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशंस रियल लाइफ में होती है। जो एक्चुअल गवर्नमेंट का रेट होता है कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलता है, कभी कभी उससे कम भी मिलता है। तो जो हमारे डाला भैया है, इन डाला भैया की सिचुएशन क्या है, डेली उनको काम ढूंढना पड़ता है, ठीक है, कभी उनको काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट का रेट जो है 300 रुपये पर डे है, लेकिन वो 160 में काम करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है पालमपुर में। डाला कंप्लेंट्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली, हु इज़ अनदर फार्म लेबरर। बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। तो ये हो गई गरीब लोगों की गाथा। जितना रेट है उससे भी कम रेट में काम करना पड़ता है। अब क्या होता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी, तो वो गवर्नमेंट जब एक्शन लेती है तो कुछ समय के लिए, कंप्लेंट करने के बाद कुछ समय के लिए तो आपको काम मिलेगा। लेकिन जो बड़े यानी जो सेठ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यार ये जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये जाके गवर्नमेंट में हमारी कंप्लेंट देता है, भाई जान दो यार, कौन ज़्यादा कंट्रोवर्सी करेगा, उससे अच्छा उसको काम ही मत दो, दूसरा ढूंढो, है ना। तो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं उनको जनरली कोई काम देने के लिए नहीं देखता है। तो क्या होता है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये आपकी डाला और रामकली की सिचुएशन इन्होंने बता दी। अब वो छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, आपकी इमेज में दिया हुआ है। क्या कहते हैं ये लोग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। काम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, ठीक है। रामकली क्या बोलती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज़ जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो खेतीबाड़ी के काम का नेचर ही ऐसा है कि एक बार आपका सोइंग वगैरह हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है। फिर सोइंग के टाइम पे ज़मीन को तैयार करने के वक्त ज़रूरत पड़ती है, सोइंग के वक्त ज़रूरत पड़ती है और हार्वेस्टिंग के वक्त ज़रूरत पड़ती है। बाकी समय में आपको इरिगेशन करना है, उसके पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र करना है, कीड़े मकोड़े ना लगे, ये चीज़ आपको देखना है, उस प्लांट को सिक्योर करना है। तो वो डेली के काम में बहुत सारे लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेचारे ये दोनों लोग जो है ये इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उनको 12 महीनों में 5-6 महीने काम मिलता है, 5-6 महीने काम नहीं मिलता है, कुछ और काम उनको ढूंढना पड़ता है।
12 महीनों में से 5 या 6 महीने उनको फार्मिंग एक्टिविटी में काम मिलता है, अदरवाइज बचे हुए 5-6 महीने उनको कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लाउइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड। तो ये इसकी गाथा बता रहा है कि जो काम पहले मैनुअल लेबर करती थी, अब वो काम ट्रैक्टर की मदद से होने लगा, अब वो काम हार्वेस्टर की मदद से होने लगा, अब वो काम थ्रेशर की मदद से होने लगा। तो इन 3 जगह पे लेबर का, मैनुअल लेबर का काम ख़त्म हो गया, ट्रैक्टर जो ऑपरेट कर सकता है उसका काम आ गया। फिर रामकली क्या कहती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो पालमपुर से निकलकर रामकली को रायगंज जाना पड़ेगा ईटा भट्टी में काम करने के लिए, जहाँ पे हमारे ब्रिक्स बनती है ना, सीमेंट के ब्रिक्स, मट्टी के ब्रिक्स, वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये क्या बोलता है, डाला भाऊ क्या बोलते हैं हमारे, आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000, आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड्स, हाउ विल आई एवर रिपे, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। तो बेचारे ये अपने दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैंने 2000 रुपये 1000 रुपये लिए थे, लेकिन अब उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते टोटल हो गया 2000, अब मुझे काम ही नहीं मिल रहा तो मैं पैसा वापस कैसे दूँ। फिर क्या बोलती है ये, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू द पास्ट डेट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज़ टू गिव मी एनी लोन। तो बेसिकली ये बेचारे दोनों गरीब लोगों को लेबर का काम भी नहीं मिलता है और पैसे का उधारी भी मिलना बंद हो गई, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है उधार वापस देने की। तो इस तरीके से बहुत सी सिचुएशन हमारे देश में है। हमारे देश के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में सिमिलर सिचुएशन होती है। ऐसा नहीं है कि लेबर की प्रॉब्लम सिर्फ हमारे देश में, बहुत सारे देशों में होती है। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम हमारे देश का एग्जांपल लेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि केवल हमारे देश में ही ये सिचुएशन है। तो ये केस स्टडी आपको समझ गई, लेबर की हालत किस तरीके से होती है, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सिचुएशंस। क्वेश्चंस बाद में, पहले कॉन्सेप्ट्स। अब ये पिक्चर एक आपको दिया है, कितने पिक्चर्स है यहाँ पे, एक, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करो, है ना। तो जब आप किताब देखोगे आपकी NCERT की, तो इन एक्टिविटीज़ को आप बराबर हिसाब से अरेंज कर लेना। ये हो गया हमारा लेबर का, जो हमारा सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, उसकी सिचुएशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। फार्मिंग एक्टिविटी में तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या देखना है बोलो। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, है ना, पैसा ज़्यादा लगता है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी दैन बिफोर टू इन्वेस्ट इन HYV सीड्स, यानी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, fertilizers, pesticides, irrigation system, farming equipments like tractor, plow, thresher, etc. Further, modern farming needs more water than the traditional farming. ये हो गई आपकी मॉडर्न फार्मिंग की सिचुएशन। अब फिजिकल कैपिटल के सोर्सेस देखो। सोर्सेस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर स्मॉल फार्मर्स, तो इनके पास केवल एक ही उपाय होता है, उधारी लो, दैट इज बोरोइंग्स और लोन्स। Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmers, village money lenders, or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They are put to a great distress to repay the loan. ये हो गई आपकी एक्चुअल सिचुएशन स्मॉल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स की। उन्हें क्या, उनके पास कोई उनका सेविंग नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मार्केट में जो भी पैसा देने वाले लोग हैं उनसे लोन लेना पड़ता है। अब ये जो जहाँ से भी लोन लेते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो रीपेमेंट करने के लिए तकलीफ़ होती है। कहाँ से लोन उठाते हैं ये लोग, बड़े जो किसान होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, उनसे लोन ले सकते हैं। जो मनी लेंडर यानी साहूकार होते हैं उनसे पैसे लेते हैं। जो दुकानदार होते हैं उनसे क्रेडिट लेते हैं, उधारी पे सामान लेते हैं। कोई अगर आपको सीड चाहिए या कोई केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए
या कोई इक्विपमेंट चाहिए छोटा मोटा, तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं और वो क्या कहते हैं कि जैसे ही हमारे खेती में क्रॉप्स हार्वेस्ट होंगे उससे पैसा आएगा, हम आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन अगर उसमें नुकसान हो गया कुछ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स का, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन हो गए, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये बेचारे छोटे मोटे लोगों की सिचुएशन है। अब ये फार्मिंग में भी है, नॉर्मल लाइफ में भी है। अब देखो केस स्टडी फॉर स्मॉल फार्मर। रेखा इज़ अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। 1 हेक्टर लैंड है रेखा के पास, ये है हमारी स्मॉल फार्मर। बिसाइड्स सीड्स, fertilizers and pesticides, she need cash to buy water and repair her farm equipments। तो सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनके अलावा भी उसको पैसों की ज़रूरत है। किन चीज़ों के लिए? पानी यानी इरिगेशन सिस्टम के लिए, और उसके जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैनुअल इक्विपमेंट है, उसके रिपेयरिंग के लिए। She estimates that the working capital itself would cost a minimum of 3000 रुपीज़। उसको कम से कम 3000 रुपये की ज़रूरत है। As she is a small farmer, she is not able to save the money, she is not able to reinvest her existing money in the business, or that's why she need a loan of 3000 rupees. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal Singh, a large farmer। अब यहाँ पे पालमपुर की बात फिर से आ गई। तेजपाल सिंह agrees to give Rekha the loan at an interest rate of 24% for 4 month। 4 महीनों में ये 3000 रुपया देना पड़ेगा और 24% ब्याज देना पड़ेगा। अगर किसी बैंक से वो लोन उठाती तो मैक्सिमम 12-13% पे उसको लोन मिलता, लेकिन प्राइवेट साहूकार से लोन उठाने के कारण उस बेचारी को 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा उठाना पड़ा। रेखा also has to promise to work on his field as farm laborer during the harvest season at ₹100 per day। अब दाला जो थे हमारे, वो क्या था, गवर्नमेंट का रेट कितना फिक्स हुआ है, 300 रुपया, लेकिन कंपटीशन की वजह से डाला भाव जो है वो 160 रुपये में काम करने को तैयार है। अब ये रेखा बेचारी, इसकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ये 3000 का लोन अगर इसको चाहिए तो तेजपाल सिंह जो हमारे बड़े फार्मर है, उन्होंने क्या कहा, 3000 देता हूँ, ठीक है, 24% का इंटरेस्ट लगेगा और ₹100 पर डे इस वेज के ऊपर रेखा को तेजपाल सिंह के फार्म में काम भी करना पड़ेगा जब हार्वेस्टिंग का सीजन आएगा, ठीक है। As you can tell, this wage is quite low. Rekha knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Rekha agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. तो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे स्मॉल फार्मर की सिचुएशन पता चल गई। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming। क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो उनका पैसा भी बचता है और री इन्वेस्टमेंट भी होता है। They are able to arrange for the capital they need. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section। अब केस स्टडी एक पार्ट हो गया स्मॉल फार्मर का, अब दूसरा हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे हमने क्या देखा, सोर्सेस ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर स्मॉल फार्मर्स, यानी छोटे किसानों के लिए क्या सिचुएशन होती है। अब हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ फिजिकल कैपिटल, दैट मीन्स मनी, सोर्सेस ऑफ मनी फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहला मुद्दा, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स एंड सेविंग्स, 2 सोर्सेस से आता है। पहला, let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production। 3 factors of production यूज़ किए, कौन से? लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ये चीज़ें यूज़ करके farmers have produced wheat on their land using 3 factors of production। The wheat is harvested and production is complete।
What do the farmers do with the wheat? They retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. तो खुद की जितनी ज़रूरत है उतना रख लेते हैं, बाकी का मार्केट में बेच देते हैं. फिर क्या होता है? Small farmers like Rekha and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family. तो खुद के कंजम्पशन के लिए रखने के बाद स्मॉल फार्मर्स के लिए जैसे रेखा और गोविंद खुद के कंजम्पशन के लिए ग्रेन यानी व्हीट रखने के बाद जब मार्केट में वो बेचने जाते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी उनके पास बचती है जिससे वो कम पैसा कमा सकते हैं. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. In picture 1.1 you can see the bullock carts streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to the shopkeepers in the towns and cities. अब ये कौन से इमेज की बात कर रही है? ये वाली जो इमेज हमने देखी थी ना सबसे पहले, ये वाली पालमपुर गांव की जो इमेज आपके सामने रखी थी, ये बुलक कार्ट जा रहा है, ये ट्रैक्टर जा रहा है. तो इनका ये कहना है कि भैया ये व्हीट मार्केट में छोड़ने के लिए जा रहे हैं. ठीक है, आ जाओ वापस अपने किताब में आ जाओ. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट. इन ये हमने पढ़ लिया, समझ गया. सोर्सेस ऑफ कैपिटल क्या है? सेविंग्स और सेल. ये दो सोर्सेस ऑफ इनकम है, सोर्सेस ऑफ मनी है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के लिए. अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की केस स्टडी देखो. अभी तक हमने कौन सी केस स्टडी देखी थी? ऊपर में देखी थी ना यहाँ पे हमने क्या देखा था? सोर्सेस ऑफ फिजिकल कैपिटल स्मॉल फार्मर्स, उनका बोरोइंग्स होता है, और केस स्टडी देखी थी. सिमिलरली अब हम देखेंगे केस स्टडी फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. तो यहाँ पे लार्ज फार्मर कौन है हमारे पास? तेजपाल सिंह. द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज लैंड्स. ही सेल द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स. तो 350 क्विंटल व्हीट बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है. What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year, Tejpal Singh had to put most of the money in his bank account. Later, he used the savings for lending money to farmers like Rekha who were in need of loan, and he also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. तो जो भी पैसा उसने कमाया वो सबसे पहले उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया. बैंक अकाउंट में जमा कराने के बाद उसने क्या किया? कुछ पैसों का लोन दिया दूसरे लोगों को और 24% इंटरेस्ट कमाया और कुछ चीज़ें अपनी फार्म में इन्वेस्ट की, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इस तरीके के उसने अपने पैसों का यूज़ किया. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. अब वो एक और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ट्रैक्टर खरीदने के लिए. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. लाइक तेजपाल सिंह, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earnings is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farming activities. तो लार्ज फार्मर्स के पास ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा होता है, तो वो अपना पैसा जो है अलग अलग जगह पे सेव करके इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं. तो क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं वो? जैसे हमारे भाई साहब ने, तेजपाल भाई साहब ने ट्रैक्टर खरीदा, तो वो कैटल भी खरीद सकते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रक खरीद सकते हैं, है ना, और कोई छोटा मोटा दुकान भी लगा सकते हैं. तो ये कैटल तो ये जैसा छोटा मोटा दुकान लगाने की बात यहाँ पे हम करते हैं. सो दिस इज़ एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग एक्टिविटी. तो स्मॉल फार्मर्स की सिचुएशन अलग है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है, ढंग की है. अब ये एक क्वेश्चन है, एज यूजुअल मेरा आंसर
फ़िलहाल हम इस पे फोकस नहीं करते हैं। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो है फैक्ट्स के साथ हम अपनी किताब में जितना सामान दिया हुआ है वो सारा का सारा पढ़ाई करते हैं पहले, और फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे। तो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। अब चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे सामने आता है ह्यूमन कैपिटल। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज to be able to put together the 3 factors of production, namely land, labor, physical capital, and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days it is called human capital. We shall learn more about the human capital in the next chapter. तो ह्यूमन कैपिटल को एड्रेस करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो इस चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, वहाँ चैप्टर नंबर 2 पे डिटेल्ड डिस्कशन आपको मिलने वाला है। तो इन्होंने हमें एक बेसिक चीज़ बता दी। क्या बेसिक चीज़ सीखे हम यहाँ से कि भले ही आपके पास एंटरप्राइज होना बहुत ज़रूरी है। 3 रिसोर्सेस आपके पास है। पहला रिसोर्स है आपका लैंड, दूसरा रिसोर्स है आपका लेबर, और तीसरा रिसोर्स है आपका फिजिकल कैपिटल। तो इन तीनों रिसोर्सेज को यूज़ करने की अकल आप में होनी चाहिए। बेसिकली ये बात ये आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिसोर्सेज होने से कुछ नहीं होता। उस रिसोर्सेज का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूज़ करने की एबिलिटी, अकल भी होनी चाहिए, तभी आप उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हो। और चौथा फैक्टर क्या है आपका? ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो इन 3 रिसोर्सेज को यूज़ करने की अकल आप में होनी चाहिए, विच इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। आ गई बच्चों आपको बात समझ में? तो आपके में एंटरप्राइज होना चाहिए टू नो हाउ टू यूज़ दिस फैक्टर्स एंड अरेंज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन हर कोई उसको ग्रो नहीं कर सकता, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अच्छी सैलरी होती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक के सैलरी कमाने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप उनको बोलोगे कि आप खुद का बिजनेस करो तो उनको नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी कहाँ पे है? सैलरी वाला वर्क करने में। बिजनेसमैन की कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप बिजनेसमैन को बोलोगे किसी व्यक्ति को जाके भाई इस व्यक्ति के घर पे, इस व्यक्ति के कंपनी में सैलरी में काम करो, तो उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा चलता है। सैलरी में एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको प्रोवाइड कर, एक पर्टिकुलर सर्विस, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है, वही रिपीटेशन है। लेकिन बिजनेस में कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो हर एक व्यक्ति का मेंटल एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई व्यक्ति सिर्फ सैलरी का काम करने के लिए ट्रेन होता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए ट्रेन होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एबिलिटीज़। ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है वो अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेट एम, सारे लोगों का अल्टीमेट एम एक ही है, और वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। चाहे वो आप सैलरी से कमाओ, चाहे वो आप बिजनेस से कमाओ, पैसा कमाना है भैया। ठीक है, बिना पैसों के ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। आ जाओ ह्यूमन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपके किताब में एक छोटा सा हिस्सा दिया है यहाँ पे, जिसे उन्होंने कहा है लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। यानी अभी तक हमने जो पढ़ाई की उसका एक समरी इन्होंने दिया है। क्या समरी है यहाँ पे? वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है जी, लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में हमने पढ़ाई की है। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी।
लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का यूज़ फार्मिंग एक्टिविटी में कैसे होता है, इसके बारे में हमने पढ़ाई की। अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो मैंने बोल्ड और अंडरलाइन किया है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, वो आपको पढ़ना है। अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर मेनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन विलेजेस वेयर एज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड। ठीक है, they belong to either landless families or small farmer families. They are paid low wages and lead a difficult life. तो अगर आप ऐसे एरिया में काम करोगे जहाँ पे लेबर बहुत है, जहाँ पे सप्लाई बहुत है और डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस कम होगी। ऐसे एरिया में फोकस करो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो कोई भी मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का गेम समझ में आना चाहिए। In contrast to labor, land is a scarce factor of production. Cultivated land area is limited. Moreover, even the existing land is distributed unequally. Unequally. ये ऑप्शन दिया था, इसमें से सिलेक्ट करना था, तो यहाँ पे unequally फिक्स होता है। Among the people engaged in farming, there are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborer. To make the maximum use of existing land, farmers use multiple cropping and modern farming methods. Both these have led to increase in the production of crops. अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, क्वेश्चन यानी मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, जो भी बच्चे कक्षा 9 में हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर, लैंड इज़ अ स्केयर्स फैक्टर। क्या बोलते हैं ये लोग? लेबर ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, लैंड कम अमाउंट में अवेलेबल है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज़ लिमिटेड, खेती बाड़ी के काम में जो लैंड उपयोगी होता है, जिसका उपयोग किया जाता है, वो भी लिमिटेड है। मोर ओवर, इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला वर्क है ना, इस वर्ड पे आपको हमेशा सतर्क रहना है। यहाँ पे ये क्या मतलब है, ये बोलने की ज़रूरत क्या है कि लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। ये लैंड का डिस्ट्रीब्यूट करने का हक किसके पास है? राजा डिसाइड करेगा या फ्री मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करेगी? ये लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रोपोगेंडा। यानी ये ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति था जिसने फेवरेटिज्म करके किन्हीं लोगों को ज़्यादा ज़मीन दी और किन लोगों को कम ज़मीन दी। तो ये जो है ना, ये लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, दिस इज़ द प्रोपोगेंडा ऑफ कम्युनिज्म। जो आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है ना, तो कम्युनिस्ट लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई, सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्टेट ओन होंगे, ठीक है, और स्टेट डिसाइड करेगा किसके पास कितनी ज़मीन रहेगी, किसके पास कौन से रिसोर्सेज रहेंगे, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या एजुकेशन करेगा, ये पूरा का पूरा स्टेट बताता है। तो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला प्रोपोगेंडा आपकी किताब में है, इसमें से आप सतर्क रहना। भारत जो है, भारत कम्युनिज्म से नहीं चलता है, भारत चलता है फ्री मार्केट इकोनॉमी से। समझ में आ गई बात आप लोगों को? फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो पैसा देगा ज़मीन उसकी होगी। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो झोल है ना, इसमें कभी भी आप मत पड़ना, ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आप 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के साथ आपका एनकाउंटर होगा। वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो अगर मुझे किसी से व्यक्ति से ज़मीन खरीदनी है तो मैं उसको पैसे दे के खरीदूँगा ना। अगर मैंने 1 करोड़ देकर ज़मीन खरीदी और कल कोई बंदा आके मुझे बोलेगा कि भाई तेरे पास तो ज़्यादा ज़मीन है, तेरे पास तो 100 हेक्टर ज़मीन है, लेकिन तेरे गाँव में जो गरीब लोग हैं उनके पास तो 10 हेक्टर ज़मीन है, तो ये लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या बोलूँगा, भाई पैसा दिया है, 100 हेक्टर ज़मीन किसी की हड़पी थोड़ी है, इसके लिए मैंने पैसा दिया है, मेरे जेब से मेरी कमाई का पैसा देके मैंने ज़मीन खरीदी है। तब आप ये कैसे कह सकते हो कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है? तो ये यहाँ पे आप लोग सतर्क हो जाना। अगर आपकी फैमिली के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप 2 गाड़ियाँ खरीदते हो, एक थार खरीदते हो और दूसरी कोई भी आपकी फेवरेट जो है सीडान वो खरीदते हो,
और कोई कम्युनिस्ट बंदा आके बोलता है भाई तेरे पास तो 2 कार है, एक कार तेरे गांव के गरीब को दे दे, उसका भला हो जाएगा, तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली ने अपने मेहनत से वो एक गाड़ी की, एक भी गाड़ी नहीं थी पहले, आपने मेहनत की, पैसे कमाए, एक गाड़ी खरीदी, और मेहनत की, पैसे कमाए, दूसरी गाड़ी खरीदी। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं ये ऐसे लोग, तो इसमें आप कभी भी मत पड़ना। There is a large number of farmers, small farmers who cultivate small plots of land and live in conditions not much better than the landless farm laborer। तो इनका हायरार्की आप देखो, इन्होंने पहले डिवीजन क्या किया, स्मॉल फार्मर, लार्ज फार्मर, लैंडलेस लेबरर, यानी ऐसे लेबरर जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो भाई गलती किसकी है? किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती उसको लेबरर बनाया क्या, स्लेव बनाया है क्या? नहीं बनाया है। आज अर्बन एरियाज़ में, हम जिन सिटीज़ में रहते हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो आप उनको क्या बोलोगे? लैंडलेस सर्विसमैन, लैंडलेस सैलरीड पर्सन, ये बोलोगे आप उनको, है ना। तो जब आप इकोनॉमिक्स की किताबें बनाते हो तो बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ा के उनको गलत दिशा में मत भेजो। इकोनॉमिक्स की बात करते हो ना, तो इकोनॉमिक्स की बात करो। तो ये एनसीईआरटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें बदली है 2004 के बाद। उससे पहले ये सारी किताबों में ये सारी बातें नहीं थी आपके एजुकेशन सिस्टम में। 2002-2004 के बाद ये सारी चीज़ें बदलना शुरू हुई, जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में, आपकी किताबों में ये सारी चीज़ें नहीं दी है ना। तो ये बात आप मुझे बताओ, भारत जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी है, भारत कोई कम्युनिज्म नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई हमें बता नहीं सकता कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी। मैं डिसाइड करूँगा, जो प्रॉफिट होगा मेरा होगा, जो लॉस होगा वो मेरा होगा। तो अगर ये यहाँ पे जो आइडियोलॉजी आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करते, इससे बचना है आपको। सोचने की शक्ति आपके पास खुद की होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली अब यहाँ पे जो ये स्टोरी आपको दे रहे हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स कहो या MCQs कहो, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। Modern farming methods require a great deal of capital investment. Small farmers usually need to borrow money to arrange for capital and put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers. तो इन्होंने capital investment के बारे में small farmers की situation बताई है। Obviously जिसकी repayment capacity नहीं है, वहाँ पे लोन का रिकवर होने में रिस्क होती है। तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना किसी सिक्योरिटी के किसी को भी लोन नहीं दे सकता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारी 2014 में सरकार आई है, उसने बहुत सारी चीज़ें की है। उसने क्या किया? किसान सम्मान निधि, बराबर, हर फार्मर को उसके अकाउंट में 6,000 रुपये साल का मिल जाता है, किसान सम्मान निधि हो गया। उसके बाद में आपको क्या किया उन्होंने? आपकी मुद्रा लोन दिया है ना, अनसिक्योर्ड लोन आपको दिया है। उसके बाद में आयुष्मान भारत जो आपका होता है, वहाँ पे आपको इंश्योरेंस दिया है, ताकि कोई गड़बड़ हो तो इंश्योरेंस में आपकी ट्रीटमेंट कवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी स्कीम्स इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाती है। आज किसी भी किसान को लोन मिलने में तकलीफ़ नहीं होती है ना, बशर्ते वो सारी गवर्नमेंट्स की जो कंडीशंस होती है उसको फुलफ़िल करे। गवर्नमेंट क्या करती है? अब यहाँ पे इन्होंने जो डाला और रामकली का एग्जांपल दिया था कि गरीब लोग हैं, काम नहीं मिलता है, 6 महीने काम मिलता है, 6 महीने काम नहीं मिलता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मनरेगा की स्कीम लाई थी, वो गारंटीड वेजेस की स्कीम थी, यानी आपको गारंटीड का, जब आपके ऑफ सीज़न होता है तो गवर्नमेंट उनको पेमेंट देती है लेबर्स को। उसके बाद में जो 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट राशन दे रही है कोविड-19 के बाद से, इन्हीं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि भाई कम से कम कोई भूखा ना सोए देश में, ये सारी चीज़ें अभी रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत साउंड पॉलिसीज़ बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन जो हमारी किताबें हैं वो इस तरीके का नैरेटिव बहुत पहले से तैयार करती आ रही है और हमें समझ में नहीं आता।
यानी एक सॉर्ट ऑफ निगेटिव, एक सॉर्ट ऑफ निराशा वाला एटमॉस्फेयर ये चीज़ें बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रियलिटी को थोड़ी बहुत अलग होती है। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स, देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स वेयर एज कैपिटल इज़ मैन मेड। तो जो हमने लैंड देखा वो नेचुरल रिसोर्स है, कैपिटल जो है वो मैन मेड रिसोर्स है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर एज लैंड इज़ फिक्स्ड। तो कैपिटल की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लैंड की कम ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज्ड इन फार्मिंग। ये आपकी द स्टोरी सो फार है। अब अगला टॉपिक जो आपका हम अगले वीडियो में देखेंगे वो रहेगा आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। अब एक छोटी सी बात जाने से पहले मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जो मैं ये कहता हूँ ना कि आपकी किताबों में ब्रेन वॉशिंग एजेंडा दिया हुआ है, तो मेरा ये सारा रीफॉर्मेटिंग करने का पर्पज़ ही ये था। मैंने बहुत सारा क्या, मैंने कंप्लीट प्रोपोगेंडा हटा के केवल इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट्स है, जो बच्चे को इकोनॉमिक्स सीखने में मदद करेगी, वही मैंने अपने इस पूरे के पूरे नोट्स में इंक्लूड किया है। जो कास्टिज़म, जो अलग अलग तरीके के प्रोपोगंडा थे जो समाज को डिवाइड करते हैं, जो एनसीईआरटी के बुक में हैं, वो मैंने हटा दिए हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बच्चों, आप इनोसेंट हो, 9th क्लास के बच्चों को इतनी सारी चीज़ें पता होना पॉसिबल नहीं है। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रियलिटी बच्चों को बताए, क्या प्रोपोगंडा है, क्या असलियत है, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है। और स्टूडेंट्स, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भावनाओं में ना बहे। मैं जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सुन लो, रियलिटी का फैक्ट चेक करो और बाद में फिर वापस जो आपको ठीक लगता है वो डिसीजन लेना है। मैंने बोल दिया इसलिए वही करना है ऐसा नहीं, किसी और ने कुछ बोल दिया तो भड़क के कुछ और करना है वैसा नहीं। हमारा दिमाग शांत रखना है, फैक्ट्स को ढूंढो, सच को ढूंढो, ऑटोमेटिकली आपको सारी सिचुएशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे रोकता हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को मेरे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरी मदद भी होगी। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं और हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। यानी खेतीबाड़ी से तो पैसा कमाते ही हैं लोग, और खेतीबाड़ी के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।